Assalamualaikum dear students, I am तहसीन रज़ा फ्राम जाविया स्कूल सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ये डिफरेंशिएट है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बेटा देखें न्यूक्लियस के लिहाज से तो जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है इनके पास वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, क्योंकि प्रो मीन्स है फॉल्स एंड कैरियोटिक्स मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि प्रोमिनेंट इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। और इनके जितने भी हेरिडेटरी मटीरियल्स होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, क्योंकि यू मीन्स ट्यू, कैरियोटिक्स मीन न्यूक्लियस, यानी कि प्रोमिनेंट जो है ना न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियर इनवेलप भी मौजूद है जिसके अंदर हेरिडेटरी मटीरियल मौजूद है। अच्छा, अगर नेक्स्ट हम डिफरेंस देखें ऑर्गेनेलीज के लिहाज से तो जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके पास कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं है। इनके पास क्या है, हमारे पास जस्ट राइबोसोम्स जो है ना वो क्या है, वो साइज में भी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें सेल साइज तो जो यूकैरियोटिक सेल है इसका साइज लार्ज है और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है इनका साइज क्या होता है, कम होता है। तो जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये 10 टाइम्स लार्जर हैं, यानी कि 10 गुना ये क्या हैं, बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें सेल वाल तो जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि जो इनकी सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन, और पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज़ पर कंसिस्ट करती है, अमाइनो एसिड और शुगर पे। और जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने, जो प्लांट सेल हैं वो तो सेलुलोज से मिलकर बने होंगे, लेकिन जो हमारे पास फंजाई है वो काइटन से मिलकर बने होते हैं। ये तो हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के दरमियान डिफरेंशिएट। आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल के फंक्शन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें तो पहला हमारे पास है साइज और शेप, यानी कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं इनका क्या है, हमारे पास शेप के लिहाज से ये राउंड होते हैं और किस चीज़ से मिलकर बने हैं, एक प्रोटीन्स है हीमोग्लोबिन से, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स है उससे ये मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नर्व सेल्स हैं, ये क्या है, हमारे पास साइज में तो ये क्या है, लॉन्ग है, लेकिन इनका काम क्या है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जाइलम सेल, अगर हम इनकी देखें शेप के लिहाज से तो ये क्या है, ट्यूब लाइक है, लेकिन इनका काम क्या है, कंडक्शन करना, यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें वॉल्यूम के लिहाज से तो जो हमारे पास रूट हेयर सेल्स हैं इनका क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेंगे, वाटर और साल्ट्स को ये अब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑर्गेनेलीज, और कुछ हमारे पास सेल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज है ना, जिस तरह हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी बॉडी, इनका काम क्या होता है, सेक्रेशन के तौर पे जो है ना काम करते हैं। जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये क्या करें, सेक्रेशन के तौर पे, गोल्गी बॉडी है जो वेस्ट मटेरियल वगैरह है उनको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। और कुछ हमारे पास सेल ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है ना इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनली है ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है। इसी तरह अब अगर हम देखें इस तरह नर्व, हमने पहले बात की है कि जो नर्व सेल्स हैं इनका काम क्या है, कंडक्शन के तौर पे काम कर रहे हैं, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करना। इसीलिए आगे नेक्स्ट अगर हम देखें मसल सेल, जो हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स हैं उनका काम क्या है, मूवमेंट्स, यानी कि बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही है वो किस वजह से हो रही है, मसल सेल्स की वजह से। इसके बाद हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, अब रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। इसके बाद वाइट ब्लड सेल्स हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को जो है ना डिफेंस के तौर पे काम करते हैं, यानी कि अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह है, वायरस वगैरह, तो उनको ये क्या करेंगे, किल करेंगे। इसके बाद हमारे पास स्किन सेल्स हैं, ये एज अ बैरियर के तौर पे काम करते हैं, और दूसरे इनके पास कुछ रिसेप्टर होते हैं जो सेंसेशन पैदा करते हैं, जिस तरह टेम्परेचर को कुछ रिसेप्टर हैं, कुछ टच रिसेप्टर हैं, कुछ पेन रिसेप्टर हैं जो रिस्पॉन्स जो है ना पैदा करते हैं। इसके बाद हमारे पास बोन सेल्स हैं, बोन सेल्स का काम क्या है, डिपॉजिट करना, जिस तरह कैल्शियम और फास्फोरस को ये क्या करते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जितने भी हमारे पास बोन्स हैं वो क्या हैं बेटा, टफ होती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेल एज द ओपन सिस्टम। तो बेटा सेल क्या वर्क करता है एज अ ओपन सिस्टम के तौर पे, कि सेल को मेटाबॉलिज्म के दौरान जिन मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। और मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है ना, जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो उस वक्त कुछ हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होती है, कुछ क्या है हमारे पास बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तो क्या है वो यूटिलाइज कर लेगा, सेल खुद यूज़ कर लेगा, और बाकी प्रोडक्ट को वो क्या करता है ट्रांसपोर्ट भी कर देगा। और कुछ हमारे पास बाई प्रोडक्ट के तौर पे भी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो भी या तो सेल अपने अंदर स्टोर कर लेता है या फिर क्या करता है उसको सेल से बाहर जो है ना एक्सक्रीट कर देता है। तो इस तरह क्या है बेटा सेल जो है ना काम करेगा एज अ ओपन सिस्टम के तौर पे। अच्छा, अगर नेक्स्ट बेटा टॉपिक के अंदर हम देखें सेल साइज और सरफेस एरिया के लिहाज से, तो बेटा सेल का जो साइज है ना ये मुसलसल वेरी करता रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है। जिस तरह हमारे पास सबसे जो छोटा सेल है, द स्मॉलेस्ट सेल्स है, वो क्या हमारे पास बैक्टीरिया का सेल जिसे हम क्या कहते हैं माइकोप्लाज्म कहते हैं, और इसका जो डायमीटर है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर तक है। और अगर हम देखें सबसे जो बड़ा सेल है बुल्किएस्ट सेल्स है वो क्या है बर्ड्स एग सेल है, यानी कि जो सबसे छोटा है वो बैक्टीरिया का सेल है, लेकिन जो सबसे बड़ा सेल है वो क्या है बर्ड्स एग सेल है। इसी तरह कुछ हमारे पास लॉन्ग सेल्स भी होते हैं, जिस तरह मसल सेल हैं और नर्व सेल हैं, ये क्या है लॉन्ग सेल्स होते हैं। तो इसी तरह बेटा जो है ना सेल का जो साइज है ठीक है वो क्या है चेंज होता रहता है। अगर हम देखें फंक्शन के लिहाज से, तो जिस तरह हमने बात की है कि अगर बर्ड्स का सेल जिस तरह एग सेल है अगर ये लार्ज है तो वो लार्ज क्यों है, क्योंकि ये अपने पास जो है ना न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, यानी कि जब चिक की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस वक्त क्या है कि यंग को जो है ना ये फूड प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह अगर हमारे पास मसल सेल है वो लॉन्ग है तो उसका मतलब क्या है कि वो मूवमेंट्स के अंदर हेल्प करते हैं, या नर्व सेल्स हैं तो वो क्या करते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर कंडक्शन का जो है ना काम करते हैं, इसीलिए इनका साइज क्या है यानी कि लार्ज सेल है। अच्छा, अब अगर देखें बेटा तो मोस्ट सेल्स क्या हैं बेटा स्मॉल इन साइज हैं, और कुछ क्या है हमारे पास लार्ज हैं, कुछ क्या सेल ऐसे हैं जिनका सरफेस एरिया क्या होता है बेटा कम, यानी कि अगर हम इनका वॉल्यूम मेजर करें तो वो क्या है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब्स, यानी कि अगर किसी भी सेल जो क्यूब फॉर्म के अंदर अगर हम उसका डायमीटर या वॉल्यूम मेजर करेंगे तो इस मेथड के थ्रू मेजर करेंगे। जिस तरह हमारे पास सरफेस एरिया है ऑफ द लार्ज क्यूब, ठीक है, तो वो किस तरह मेजर करेंगे 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर, तो वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर के बराबर। इसके बाद अगर हम क्यूब शेप का कोई सेल है तो सरफेस एरिया अगर हमने उसका मेजर करना है 1 क्यूब का 1 स्मॉल क्यूब का, तो वो हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय इंटू 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर, तो वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर के बराबर। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अगर हमने सरफेस एरिया मेजर करना है 27 स्मॉल क्यूब्स का, तो फिर हम क्या करेंगे 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर को, तो वो आंसर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये बेटा डायग्राम के अंदर बताया भी गया है कि सरफेस एरिया ऑफ 1 लार्ज क्यूब वो किस चीज़ के बराबर है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर के बराबर। अगर हम इसका टोटल मेजर करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 27 स्मॉल क्यूब तो वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर के बराबर जो है ना। ओके बेटा, आज का लेक्चर यही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना हम फिर देखेंगे पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन टू एंड आउट ऑफ द सेल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।